पुष्पेंद्र जी, एक पार्टी है शिवसेना। और जी। हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो हम कहते थे कि हिंदुओं की दहशतगर्द जमात है शिवसेना। शायद बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हिंदुओं की अटैचमेंट थी शिवसेना से। बाला साहब कदावर शख्सियत। क्या आप समझते हैं कि आज की शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है? क्या आप समझते हैं कि अगर बाला साहब आज जिंदा होते तो ये सब जो हुकूमत महाराष्ट्र कर रही है हो रहा होता? देखिए, बाला साहब ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था कि अगर जिस दिन भी मुझे यह एहसास हुआ कि शिवसेना कांग्रेस के साथ या खड़ी होगी, उसी दिन मैं इसका वजूद खत्म कर दूंगा। ये उनके वर्ड हैं। अब सियासत एक ऐसी चीज है कि उसमें आदमी आता तो कुछ कहते हुए है, करता कुछ है। शिवसेना का जो पूरा कैरेक्टर है वो एक आप ऐसे समझें कि बाला साहब जो ठाकरे थे, ये बेसिकली बिहार के रहने वाले थे और ये माइग्रेट होते होते महाराष्ट्र में सेटल कर गए इनके पूर्वज। लेकिन हुआ ये कि ये उस दौर में खड़े हुए जब वहां खासतौर से ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो ग्रुप है, वहां बहुत सारे मजदूर लीडर वहां उभरते थे। और वो मजदूर लीडर जो थे वो हमेशा मिलों में, क्योंकि वहां तमाम सारी मिलें थी और ये गुजरात और बॉम्बे महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था उस जमाने। तो वहां छोटी छोटी बात पे मजदूरों की हड़ताल होती थी, मिलें बंद हो जाती थी। तो बड़े बड़े वहां कम्युनिस्ट जो लीडर थे, जो जो उन 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 मजदूरों के लीडरों को की क्यादत करते थे, उनके खिलाफ किसी को खड़ा करना था। तो बाल ठाकरे को उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने इसको खड़ा किया कि भाई ये जो पूरा जो मजदूर लीडर्स हैं, इनके खिलाफ हमें एक ताकतवर आदमी को खड़ा करें और काउंटर करें। और वो उस वक्त उनकी जरूरत थी, लिहाजा उनको प्रोजेक्ट किया गया और खूब बाला साहब ठाकरे को बड़े बड़े जगह दी गई, उनको बहुत बड़ा आदमी बताया गया, उनकी सोच को, उनके उनकी उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। तो उस वक्त सिर्फ उन्होंने ये शुरू किया कि मुंबई फॉर महाराष्ट्र, मराठियों के लिए है, मुंबई वासियों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। अब वो लोग आमची मुंबई करके एक मूवमेंट चलाया, हमारी मुंबई। और वो लोगों को इसलिए लगा कि ज्यादातर जगह ये हुआ है कि चाहे वो आसाम हो या बंगाल हो, जब दूसरी जगह से लोग आते हैं और उस शहर के लोग काम नहीं करते, थोड़ा सा आराम तलबी में चले जाते हैं, तो उससे चीप लेबर मिलती है और धीरे धीरे उस सूबे में या उस शहर में वो बाहर के जो लोकल वर्कर आते हैं वो ज्यादा जगह बनाते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे आपके बिहार का, यूपी का, यानी हिंदी बेल्ट का बहुत सारे लोग वहां जाने लगे। तो अब क्योंकि वहां लोकल लोगों के लिए जॉब नहीं थे, लोकल लोग छोटे जॉब भी नहीं करना चाहते थे और उस खाली जगह को इन लोगों ने भरा। तो बाल ठाकरे ने आमची मुंबई के नाम से एक पूरा मूवमेंट चलाया और महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्रियंस के लिए है, वो लोगों को अपील किया, मिडिल क्लास को अपील किया। तो धीरे धीरे वो उस तरीके से स्टेब्लिश किया गया, मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया और आखिर में जब वो आ गए, तो जब वो सेटल हो गए, जब वो स्टेब्लिश हो गए, जब ये शिवसेना शिवाजी के नाम पे बन गई, तब उन्होंने फिर दूसरी काम ये किया कि भाई अब एक एजेंडा पूरा हो गया, तो हाउ टू सर्वाइव। तो सडनली ही बिकम ए एक्सट्रीम हार्डलाइन हिंदू। उन्होंने कहा बस अब वो जो पूरा उनका जैसे कहना चाहिए कि उनके सपोर्टर्स थे, सब्जी बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले, वो धीरे धीरे उनके अंदर एक प्राइड महसूस होने लगी और फिर वो लोग, उन लोगों को लगने लगा कि अगर हम शिवसेना के मेंबर होंगे तो फिर हमारे ऊपर लोकल जो माफिया है, ये उस जमाने की बात बता रहा हूं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम, वो उस जमाने हाजी मस्तान हो, करीम लाला हो, वरदराजन हो, ये तमाम जमाने उस वक्त के क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो उनकी जो लेगेसी चली आ रही थी उसको काउंटर धीरे धीरे किया। और क्योंकि फिर वो एक ऐसी ताकतवर पार्टी हो गई और पार्टी बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, फिर आप उसके अंदर एक्सटॉर्शन भी शुरू करते हैं, तमाम ये सब चीजें होने लगी और धीरे धीरे वहां दो हिस्सों में बढ़ गया। यानी जो हिंदू बदमाश है, जो हिंदू गुंडा है, वो शिवसेना उसको सपोर्ट करेगी और अगर कोई मुसलमान है तो उसको फिर दाऊद के लोग करेंगे, हाजी मस्तान की बैकग्राउंड से, लेगेसी से लिखते हुए लोग। तो वो धीरे धीरे इसमें बंटने लगा। तो अब वो क्राइम जो था उसका लोगों ने मजहब के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर वो देश भर में एक हार्ड लाइन हिंदू स्टेटमेंट देते थे। तो जो पूरे हिंदुस्तान में लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की लड़ाई की वजह से हिंदू के अंदर छुपे, तो पूरे देश में उनको लोगों ने कहा यार ये सीधी बात करता है ये आदमी, ये कोई इधर उधर की बात ही नहीं करता कि भाई पाकिस्तान की टीम यहां क्यों आएगी, यहां क्यों खेलेगी, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, वो हमारे यहां आतंकवाद। तो इस तरीके की चीजें अपील करती हैं लोगों को, क्योंकि आप लंबे वक्त तक किसी चीज से महरूम रहते हैं या आपके अंदर गुस्सा होता है, आप कह नहीं पाते हैं, सोसाइटी के अंदर खास माहौल होता है। तो शिवसेना इस तरीके से स्टैब्लिश हो गई और फिर वो शिवसेना
मुझे याद है कि बाल ठाकरे अगर वो ये कह देते थे किसी वक्त कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो पूरे देश की पुलिस और आर्मी सब हड़कंप मच जाता था। तो बीजेपी के लिए मजबूरी ये थी कि बीजेपी वहां जब थी तो कभी सिंगल पार्टी नहीं बनवाई, तो लोकल वहां दो पार्टियां हैं। एक शरद पवार की पार्टी है जो कांग्रेस के साथ जाकर के हमेशा सरकार बनाती है, एक शिवसेना है जिसके लोग जो बीजेपी के साथ बनाती है। तो दो रीजनल पार्टियों को, दो नेशनल पार्टियों की जरूरत हुई हमेशा से, वो वहां होने लगा। तो उसके चलते चलते वो आए और फिर वो उनके चले गए, और फिर उसके बाद उनके बच्चों ने ये संभाल लिया। तो अब ये बच्चे जो हैं ना तो उतने कॉम्पिटेंट हैं, ना इनकी आवाम पे इतनी पकड़ है। अब वो लोग आज भी उस शिवसेना को ये सोच करके ठाकरे जी की है और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सपाट बात करते हैं, और ये एक गाल पे चांटा कोई मुसलमान मारेगा तो ये दूसरे पे मार देते हैं। ये इस तरीके का लगा कि वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है इनकी, ये बहुत ज्यादा दब के बात नहीं करते हैं, बढ़ चढ़ के बात करते हैं। तो उसमें पिच खोदना भी हुआ और पाकिस्तान टीम का बहिष्कार। अब पाकिस्तान को बहिष्कार करने से भी एक लोगों को टैग मिल जाता है कि ये बड़े हार्डलाइनर हिंदू हैं, बहुत ज्यादा जोर से बोलने से भी ये मिल जाता है। तो वो तमाम सारी चीजें हुई और उसमें एक बहुत बड़ी क्लास जो है वो उनके साथ जुड़ गई, जिनके छोटे छोटे बिजनेस इंटरेस्ट थे, जहां मुसलमान बहुत सारे काम करते थे वहां इनको भी जगह मिलने लगी। तो अब उसके तहत ये शिवसेना बनी और फिर शिवसेना बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाई। लेकिन सरकार जब भी बनी तब भी बीच बीच में इनके बीच में इस बात के लिए रस्साकशी होती थी कि जो आपकी जो होम मिनिस्ट्री है, वो जो है वजीर दाखिला किसको बनाया जाए, क्योंकि उसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर रहता है, पुलिस रहती है, क्राइम को रोकने और क्राइम के करने की आपको आसानी हो जाती है। तो वो तमाम सारी वजह से चीजें रही और फिर वो चीफ मिनिस्टर का मामला हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जो उनके मेंबर ऑफ एमएलए होते थे वो ज्यादा आते थे तो फिर उन्हीं की बनती थी। लेकिन इस बार इस बात पे तनातनी हुई कि नहीं, हम चाहते हैं कि शिवसेना का बने, उस पर बात ज्यादा नहीं बनी और वो बात टूट गई। तो अब जब आप सियासत में जब आपको सरवाइव करना होता है तो फिर आप इलेक्शन जीत चुके हैं, और जीत चुके हैं तो अब आपको आवाम से तो कुछ लेना नहीं है। लिहाजा इन्होंने, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इसलिए सरकार बना ली कि उन्होंने शिवसेना का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि अगला जो चुनाव होगा तब शिवसेना का कद पता चलेगा कि आपने सरकार जिनके साथ बनाई थी वो तो वो लोग थे जिनकी मुखालफत बाबा साहब ठाकरे कर रहे थे लंबे समय से। तो ये इनके सामने सवाल आएगा। लेकिन सियासत में लोग चुनाव जीतने के बाद में, जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि लोकतंत्र में या नहीं डेमोक्रेसी में, अरे भाई लोकतंत्र में चुनावों से पहले लोग मजबूत होते हैं। लोक मीन्स अवाम, और चुनाव खत्म होने के बाद तंत्र मजबूत होता है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो ये माना गया कि भाई अब ठीक है, आपने वोट ले लिए, जीत गए, तो अब तो आपकी जरूरत तो सिर्फ उस वक्त तक थी ना जब तक आपको वोट देना था। अब आपने वोट दे दिया, अब तो हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, अब आपकी हमें राय की जरूरत नहीं है। तो 5 साल के बाद फिर कुछ हो गए तो 5 साल के बाद ये क्या कहेंगे, अलग बात है। लिहाजा शिवसेना की जो उस वक्त हुकूमत है वो अंदर से कई सारे उनके कंट्राडिक्शंस हैं, और उस कंट्राडिक्शंस में यह है कि जो महारथी हैं राजनीति के, शरद पवार, क्योंकि वो आप मरकज की हुकूमत लंबे वक्त तक करते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के उनकी जो शहरियत थी इटालियन, उसके खिलाफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई इन्होंने, एनसीपी। और ये कहा कि हम किसी विदेशी यानी एक फॉरेन खातून को हम अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। ये बुनियाद पे ये पार्टी बनी एनसीपी। और एक नॉर्थ ईस्ट के बड़े लीडर हुआ करते थे पीए संगमा, और वो स्पीकर बने, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी और बनी। और ये बात अलग है कि आज वही एनसीपी सेंटर को छोड़ करके उसी कांग्रेस पार्टी, उसी सोनिया की पार्टी के साथ है। तो राज सियासत में फिर जो है वो पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लिहाजा इसलिए ये गठबंधन कह लें, ये अलायंस चल रहा है, और इसमें हर एक का इंटरेस्ट है कि किसी भी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहां पैसा लातादाद पैसा है, पूरी हिंदुस्तान को यहां से सब कुछ जाता है। तो इसके ऊपर कब्जा करने का, या इस सूबे की हुकूमत के पास बहुत सारा अरबों खरबों का फंड है, अरबों खरबों का यहां से पैसा जाता है सेंटर को, तो वो उसके ऊपर एक कब्जा होने का भी है। तो अब कांग्रेस पार्टी काफी लंबे वक्त से बेरोजगारी में है, 2014 से बेरोजगारी में है, और एनसीपी भी नहीं थी वहां पावर में। तो अब पैसा कमाने का वक्त आया है, तो 5 साल कमा ले पैसा, उसके बाद देखेंगे कि फिर चुनाव क्या होता है। लिहाजा वो तीनों के एक इंटरेस्ट है सर्वाइवल के, तो तीनों मिले हुए हैं। लिहाजा कोई आइडियोलॉजी का या पॉलिटिकल जैसे कह सकते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन हो, कोई ऐसा जिसकी वजह से उनको वोट अवाम का मिला हो, वो तो ये नहीं है।
अब लेट्स सी क्या होता है अगले इलेक्शन में। तो शिवसेना का जो पूरा बैकग्राउंड है वो यही है सर।